स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, या मैं आपको बताऊं कि H1 एनएमआर की, यानी कि H1 न्यूक्लियर मैग्नेटिक्स रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो दोस्तों, हम देख चुके थे कि हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, या मैं बोलूं कि हमारा जो कंटिन्यूअस वेव वाला एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो कैसे काम करता है, और उसके अंदर जब हम किसी सैंपल को ट्रीट करते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेशन जब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑपरेट कराया जाता है, तो वहां से हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है। जब हम उस स्पेक्ट्रा को गौर से देखते हैं तो उसके अंदर हमें मिलती हैं कई सारे सिग्नल्स। वो सिग्नल हमें देते हैं इंफॉर्मेशंस हमारे हाइड्रोजन के बारे में और साथ के साथ कार्बन एटम्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की जो इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है, या मैं बोलूं प्रोटॉन्स की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अब इस कहानी के अंदर थोड़ा सा मोड़ आता है। और मोड़ कैसे आता है? कुछ इस प्रकार से, हम तो मान करके चल रहे थे कि हमारा जो प्रोटॉन है, यानी कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन वैल्यू पर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें अपने सिग्नल देगा। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट कहां आया कि उसका जो केमिकल एनवायरनमेंट था उस हाइड्रोजन का चेंज हो गया। यानी कि अगर आप एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, एक आपके पास दूसरा हाइड्रोजन है, हम तो ये मानते थे कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन हैं, तो एक सेम जब लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी, या एक सेम उसके लार्मर फ्रीक्वेंसी के बराबर मैग्नीट्यूड की फ्रीक्वेंसी अगर हम इरेडिएट करवाएंगे, तो क्या होगा, वहां से एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब दोनों जो हाइड्रोजन थे, दोनों का जो केमिकल नेचर है वो अलग हो गया, उनका केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया, जिसकी वजह से एक ने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब किया, तो दूसरे ने किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर हमें अपना सिग्नल दिया। ये एब्जॉर्ब का मतलब है कि उसने ट्रांजिशन दिखाया, क्योंकि क्या करेगा, लाइट आएगी, कोई रे आएगी, रेडियो वेव आएगी, रेडियो वेव क्या करेगी, वो स्पिन को इन्वर्ट करा देगी, स्पिन को चेंज करा देगी, ट्रांजिशन बोलेंगे इसको, मैं एब्जॉर्प्शन आपको बोल रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो फिनोमिना हुआ, ये हुआ हमारे लिए एक नई टर्म साबित करने में, जिसे जानते हैं केमिकली इक्विवेलेंट। यानी कि आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे केमिकल और नॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, उनको ही हम मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है, क्या क्या कहानी है, कैसे मोड़ आते हैं, कैसे मोड़ को दूर करते हैं, लाइन को सीधा करते हैं, आइए इन सारी बातों को जानते हैं। देखिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का दृश्य है। देखिए, आपका जो हेडिंग है एनएमआर सिग्नल और इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो जब हम किसी सैंपल को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो केमिकल इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट जो हमारे प्रोटॉन है, हम उसको कैसे पहचानेंगे? वैसे तो हम किसी, जैसे कि क्या होगा, हम उसको देखकर भी पहचान सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रक्चर बनाए गए हैं कि वो केमिकली इक्विवेलेंट है या केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन ये जो काम है, ये सारे के सारे केसेस में नहीं किया जा सकता। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास कई टेक्निक्स हैं, उनकी भी मैं आपको बात बताऊंगा। तो देखिए, पहले तो जिक्र यही उठता है केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट है क्या। तो ऐसे सेट, प्रोटॉन का सेट जिनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम होता है, जिनका आस पड़ोस जो है वो सेम है, उनको हम बोलते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और ऐसे प्रोटॉन का सेट जिनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन केमिकल इक्विवेलेंट। देखिए, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, इफ टू प्रोटॉन्स हैव द सेम इन्वायरमेंट, आप इसको दो प्रोटॉन ले लीजिए, या एक सेट, तीन भी हो सकते हैं इसके अंदर, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो उनका अगर सेम एनवायरनमेंट है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, और अदरवाइज दे आर सेड टू बी, और नहीं तो उनको क्या बोल देंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। देखिए, ये जो सेट होता है, कौन सा सेट हमारे पास, एक है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का सेट। तो ये जो सेट होता है प्रोटॉन का, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का, ये अलग अलग पोजीशन पर अपना सिग्नल देते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसी के बेस पर हम आगे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। देखिए, आपको यहां और क्या बताता है कि वैसे तो हम सिंपल देख करके जो है इसके बारे में जानकारी लगा सकते हैं, लेकिन हर बार ये जो संभावना है ये सही नहीं होगी। इसके लिए हमें कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? उपाय हमारे पास कुछ इस प्रकार से, हम क्या करेंगे, हम जो प्रोटॉन है ना, उनको चेंज कराएंगे, हम किसी दूसरे एटम के साथ उसको रिप्लेस करेंगे, और फिर हम उसके अंदर आइसोमेरिज्म को देखेंगे। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, ध्यान देखिएगा। आपके पास क्या है, एक तरीका मैं आपको बताया, मैंने कोई एक एटम लिया,
एटम को मैंने क्या किया, मेरे पास जो सैंपल था उसके किसी एक प्रोटॉन के साथ मैं उसको बदल देता हूं। देखिए जेड मैंने लिया है इस सारे के सारे केसेस में, जेड जो टर्म है उसको यूज करके मैं आपको यहां से बताऊंगा। तो अब उसको रिप्लेस करने के बाद अगर मैं देखूंगा कि वहां पर अगर मुझे आइसोमर मिल रहा है तो वो एनेंशियोमर है या डायस्टीरियोमर है। देखिए इस क्लास को थोड़ा सा जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत स्टीरियो का जो अंदाजा है वो होना अति आवश्यक है, नहीं तो यहाँ आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। या आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन देखकर भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है। ये वाला जो मेथड है काफी अच्छा मेथड है। तो क्या करेंगे हम उस प्रोटॉन को रिप्लेस कर देंगे जेड के साथ। अब वो देखेंगे जो दूसरा रिप्लेस करने के बाद हमारे पास कंडीशन आई है वो उस पहले की मिरर इमेज है, उस पहले की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है या सुपर इम्पोजिबल है या एनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है या क्या है, सारी की सारी संभावना देखेंगे और फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि हमारा जो प्रोटॉन है वो इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है। अगर हमारे पास बनता है होमोटोपिक का केस, हमारे पास बनता है एनेंशियोटोपिक का, तो यानी कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। और जो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होता है वो मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट होता है। और जो हमारे पास आ गया डाइस्टीरियोटोपिक, तो वो हमारा कभी भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं हो सकता, वहां पर उस प्रोटॉन का अलग सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। इतनी सी बात जो है मैं आपको साधारण शब्दों में समझाना चाह रहा हूं। एक एग्जाम्पल, एक तरीका आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक साइड क्लोरीन है और एक साइड मिथाइल ग्रुप है। मैंने क्या करा, मैंने एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एटम जेड के साथ, ये वाला जेड एटम यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद देखा कि मैंने कुछ इस प्रकार की कंडीशन मेरे पास बन रही है। दूसरा मैंने क्या करा कि मैं अब दूसरी कंडीशन में इस जेड को यहां पर, इस हाइड्रोजन को जेड के साथ रिप्लेस कर देता हूं। दूसरी कंडीशन मेरे पास कुछ ऐसी बनी। तो जब इन दोनों कंडीशंस को मैं देखता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि ये दोनों के दोनों जो प्रोटॉन है ये मेरे पास एनेंशियोटोपिक आते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये मेरे पास बनते हैं एनेंशियोटोपिक। तो ये मेरे पास कंडीशन कब की बनती है, जब मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं वो अकायरल सॉल्वेंट है। लेकिन अगर मैं कहीं इसके अंदर कायरल सॉल्वेंट ले लूंगा तो यहां से फिर कुछ अलग कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी वो आपको बताता हूं, लेकिन आपके लिए मैंने क्या किया कि थ्योरेटिकल वे में, ताकि आप सब्जेक्टिव जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें, तो आपके लिए ये स्लाइड्स तैयार की हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इनका जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आपके लिए क्या लिखा हुआ है कि एक इथाइल क्लोराइड मैंने ले लिया, एक एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। तो इथाइल क्लोराइड का एग्जांपल, यानी कि इथाइल क्लोराइड क्या है, आपके पास है CH3 CH2 Cl, एक एग्जांपल ये है। इसके बाद वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आपको पहले सिंपल बता देते हैं, ठीक है। देखिए अब मेरे पास 2 कंडीशन बनती हैं कि एक पास तो है मेरे पास ये मिथाइल वाला प्रोटॉन है यानी कि CH3, और दूसरा क्या है, दूसरे पास मेरे पास CH2 है। CH2 यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं मिथाइलिन प्रोटॉन नाम से। ये मेरे पास मिथाइलिन प्रोटॉन है और एक मेरे पास यहां पर कौन सा है, ये मेरे पास मिथाइल प्रोटॉन है, ठीक है। तो मेरे पास यानी कि CH3 और CH2 2 ग्रुप हैं, 3 और 2 5 टोटल हाइड्रोजन है। इस केस में आप शायद जान चुके होंगे, ये तो सिंपल सी बात थी। देखिए अब कंडीशन क्या आती है कि एक बार मैं CH3 का एक हाइड्रोजन लूं और उसको जेड के साथ रिप्लेस कर दूं, यानी कि मैं CH3 का एक हाइड्रोजन को जेड के साथ रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास बना ये ZCH2CH2Cl, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो CH2 है यानी कि मिथाइलिन वाला जो हाइड्रोजन है उसको जेड के साथ रिप्लेस कर दूं। तो इसके साथ रिप्लेस करने के बाद मेरे पास कंडीशन बनी ये CH3CHZCl, ये मेरे पास 2 चीजें बन जाती हैं। तो यहां से मैं क्या पाता हूं कि जब मैं एक बार मिथाइलिन वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं, एक बार मैं मीथेन ये CH3 वाले मिथाइल वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं, तो जो CH2 और CH3 के जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग उनका नेचर है, अलग अलग नेचर है, यानी कि वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये मैंने येलो कलर से लिखा भी हुआ है, इसको मैं फिर से आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं कि जो मिथाइल प्रोटॉन है आर नॉट सेम एज मिथेलिन प्रोटॉन, वो मिथिलिन प्रोटॉन के बराबर नहीं है। तो एक सिग्नल तो मुझे देखने को मिलेगा CH2 की वजह से और एक सिग्नल मुझे देखने का मिलेगा CH3 की वजह से। सिग्नल कैसा होगा, कैसी हाइट होगी, कैसी इंटेंसिटी होगी, स्ट्रॉन्ग वीक बाद की बातें हैं। अब पहले ये देखना है कि कितने सिग्नल मिलेंगे।
तो इंपॉर्टेंट बात यहां से देख सकते हैं कि एक सिग्नल इसकी वजह से मिलेगा और एक सिग्नल इसकी वजह से मिलेगा। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। सिंपल सा केस था। अब वो जो केस था ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस था। आइए अब उसकी तरफ चलते हैं और उसको बताता हूं आपके सामने क्या सिनेरियो बनता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो मेरा विथाइल वाला था यानी कि जो मेरा CH3 था उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, लेकिन जब मैंने CH2 वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए जब CH3 को मैं रिप्लेस कर लूं तो CH2Z ZCH2 ऐसे ही बनेगा, सारी की सारी चीजें वही रहेंगी। लेकिन जो CH2 वाले हाइड्रोजन थे मैं उनको चेंज करता गया। मैंने एक बार इसको Z से रिप्लेस कर दिया, एक बार इसको Z से रिप्लेस कर दिया। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि ये मेरे पास जो फॉर्म बनी दोनों, ये मेरे पास एनेंशियोटॉपिक फॉर्म बनी जो मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन ये एनेंशियोटॉपिक किस केस में बनती है, यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि जो ये इमेजेस हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होती है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो जाती हैं। लेकिन ये नॉन इक्विवेलेंट बन जाती हैं कब, जब इसको मैं कायरल सॉल्यूशन के अंदर ट्रीट करता हूं तो उस टाइम पर मुझे यहां से दो सिग्नल देखने को मिलेंगे। कैसे? अगर मैं यहां पर जो सॉल्वेंट ले रहा हूं, यहां पर मैं सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं ए कायरल, तो यहां पर ये दोनों के दोनों का मेरा एक सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर कायरल सॉल्वेंट यूज कर लिया दोस्तों, तो यहां पर इस हाइड्रोजन की वजह से यानी कि इस हाइड्रोजन की वजह से और इस हाइड्रोजन की वजह से मेरे को दो सिग्नल देखने को मिलेंगे। इतनी बात जो थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके सामने मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखी है, देखिएगा। देखिए आगे चलिए, यहां से अब आपके पास एग्जाम्पल है CH3 CHCl CH3। अगर हम इनके अंदर हम प्रोटॉन देखने की कोशिश करें तो ये और ये जो प्रोटॉन है इसको एक नंबर दे देता हूं, इसको एक नंबर दे देता हूं, तो दोनों का दोनों जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो दोनों का सेम है। क्योंकि देखिए अगर CHCl को मैं खोलूंगा तो उधर CH लिख लेता हूं, इधर Cl लिख लेता हूं, तो इसके पास में क्या है, एक कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन, उसके पास क्लोरीन और आगे CH3। इसके साथ चलता हूं तो यहां कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे क्लोरीन, नीचे CH3, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो यानी कि ये जो 6 हाइड्रोजन हैं, ये 6 हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट हैं और इनका मुझे एक सिग्नल मिलेगा। और जो ये हाइड्रोजन है, ये जो दूसरा हाइड्रोजन है, ये एक अलग हाइड्रोजन है। तो यानी कि इस केस में मुझे दो सिग्नल मिलेंगे, एक 6 हाइड्रोजन की वजह से और एक इस सिंगल की वजह से। आगे चलते हैं, देखिएगा दूसरा एग्जांपल। अभी यहां पर आपको लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl। अब CH3 है, देखिए आपके पास इसको केमिकल नेचर को कैसे देखिए, आप उसके दाएं बाएं सारी साइड में जहां पर भी आप मूव कर सकते हैं मूव कीजिए और उसके देखिए कि उसके आस पड़ोस में कैसे कैसे स्पीसीज हैं। तो जब आप CH3 के पास चलते हैं तो CH2 है, इसके पास चलते हैं तो CH2 है, और क्योंकि CH3 एक ही है तो यहाँ पर एक इसका सिग्नल मुझे देखने को मिलेगा। अब आपके पास CH2 है, CH2 और CH2 दो हैं, तो आपके बीच इनके कंफ्यूजन हो सकता है कि केमिकली इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे निकालेंगे कंफ्यूजन को, आप CH2 के पास खड़े होइए, इधर चलिए, आपको दिखा CH3, इधर चलिए तो CH2, तो यानी कि इसके पास तो एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH2, आपने इसका एनवायरनमेंट तो देख लिया। लेकिन इस CH2 की बात करेंगे तो यहाँ से इधर चलिए, आपको मिला CH2, इधर चलिए Cl, यानी कि इस CH2 का जो केमिकल एनवायरनमेंट है और इसका दोनों अलग अलग है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन तो मुझे एक सिग्नल इसका देखने को मिलेगा और एक सिग्नल जो है वो मुझे इसका देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से इनके जो सिग्नल हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। आगे चलिए थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल देखिए। देखिए अब आप इसकी बात करेंगे, ये CH2 और ये CH2 इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बनती है कि जब आप इस CH2 के बराबर में देखेंगे, इस पहले वाले CH2 के बराबर में देखिएगा, इस CH2 से उधर चलते हैं तो आपको क्या मिलता है Br, इधर चलते हैं तो CH2, इस CH2 की बात करते तो इधर चलेंगे CH2, इधर चलेंगे तो Br, यानी कि एक CH2 से आप किधर भी चलिए उसके बराबर में एक CH2 एक Br आ रहा है। तो यानी कि दोनों के दोनों जो हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं और दोनों का आपको एक ही सिग्नल मिलेगा। एक और एग्जांपल, CH3 CHBr2। अब ये CH है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ऐसे इलेबोरेट कर लेते हैं। CH3 आपके पास C हाइड्रोजन और 2 Br, यानी कि किसी भी कंडीशन में कहीं भी चल लीजिए, जो CH3 वाले हाइड्रोजन है और जो सिंबल हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 Br से जुड़े हैं। ये CH3 जो है ये हाइड्रोजन तीन एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से जुड़े, लेकिन ये अकेला है, तो ये तीन और ये अलग अलग होंगे। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको काफी कॉम्प्लेक्स चीजें बताते हैं। अब नया एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, आपने लिया 2 ब्रोमोप्रोपीन, आपने ले लिया 2 ब्रोमोप्रोपीन, नेमिंग आप IUPAC नोमेनक्लेचर से देख सकते हैं, आपको उसको सीखना पड़ेगा। यानी कि दूसरी पोजीशन पर आपके पास ब्रोमो लगा हुआ है,
यहाँ देखिए दूसरी पोजीशन पर आपके पास ब्रोमो है और ये 1 2 3 कार्बन की चेन है। इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 दूसरी पे ब्रोमो और क्या है, प्रोपीन है। दूसरी प्रोपीन यानी कि क्योंकि इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया और 3 कार्बन की चेन है तो यानी कि प्रोप। तो 2 ब्रोमो प्रोपीन। अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, आप यहां से इसका केमिकल एनवायरनमेंट इन हाइड्रोजन का निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप कहां के देखते हैं कि एक हाइड्रोजन आपके पास ये है, एक हाइड्रोजन आपके पास ये है और 3 हाइड्रोजन आपके पास ये है। तो एक बात तो जाहिर सी है कि ये जो तीनों हैं ये इनसे अलग होंगे, यानी कि इन तीनों के वजह से तो आपको एक सिग्नल देखने को ही मिलेगा। बात आती है इन दोनों की कि आप यहां से जब इनको चेंज करेंगे कि आप ये देखना चाहेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ केमिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहां से ये तो क्लियर हो गया, जो 3 आपको ये मिथाइल प्रोटॉन दिख रहे हैं ये CH3 वाले, इनका तो खेल ही खत्म हो गया, ये तो अलग है। हमारे पास ये बचते हैं तो इनको क्या करता हूं मैं, यहां इनको रिप्लेस कर देता हूं Z के साथ, एक बार एक को एक बार एक को, तो रिप्लेस बाय Z। मैंने Z से एक बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये स्पीसीज बन गई, दूसरी बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये वाली स्पीसीज बन गई। अब मैंने इनको देखना है कि ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर मेरे पास बना है। देखिए आप इसको उठा करके इसके ऊपर रखने की कोशिश कीजिए, तो पहली बात तो ये इसका मिरर इमेज भी नहीं बन रहा, दूसरा कोई मिरर इमेज नहीं बन रहा, तो सुपर इंपोजिबल नॉन सुपर इंपोजिबल की तो अलग बात है। तो यानी कि यहां पर जो 2 केस मेरे पास आए हैं ये मेरे पास बनता है डायस्टेरियोटॉपिक। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, मैंने आपके सामने ये चीजें लिखी हुई हैं। ये मेरे पास ये ऐसे पेयर जो होते हैं उनको डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन बोला जाता है, और जो डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन होते हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो यानी कि एक सिग्नल आपको यहां से मिलेगा, एक सिग्नल आपको यहां से मिलेगा और एक सिग्नल आपको यहां से, कि 3 सिग्नल आपको इस केस के अंदर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको और बताता हूं कि क्या आपको देखने को मिलेगा और कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर। देखिए आप यहां से आगे चलिए, आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, इसके अंदर देखिएगा यहां से सेम वही कि CH3 Br, देखिए ये आपने देखा था। तो यहां से मैं देखिए एक चीज मैंने यहां लिखी हुई है, आप इसको पढ़िएगा। या क्या लिखा हुआ है कि thus because 2 ब्रोमोप्रोपीन हैज 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इसके पास 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन है A B C, इनको मैं नाम दे देता हूं और इट प्रोड्यूस 3 NMR सिग्नल। तो मैं अब इनको ABC नाम देने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर, ताकि आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो सके। कई बार आप ऐसा देख सकते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूं ना 1 2 3, आप कहीं इसको ये ना सोच लें कि इसकी वजह से 1 सिग्नल, इसकी वजह से 2 सिग्नल, इसकी वजह से 3 सिग्नल, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि 1 2 3 जो इंडिकेट करते हैं कि एक सिग्नल ये, दूसरा नंबर यानी कि ये दूसरा सिग्नल, ये तीसरा सिग्नल, इसीलिए मैंने यहां से आपको थोड़ा सोचा कि ABC से आपको रिप्लेस करके बता दिया जाए। ABC यानी कि 3 प्रोटॉन 3 टाइप के, और यहां से ऐसा कुछ हमें सिनेरियो मिलता है। आगे चलते हैं, देखिए एक और एग्जांपल मेरे पास है, मैंने आपके सामने लिया है 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या 1 2 डाइक्लोरो, पहली दूसरी पोजीशन के ऊपर 2 क्लोरो और साथ में प्रोपेन। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब यहां इसके अंदर हम निकालने का प्रयास करते हैं कि कितने सिग्नल मेरे पास बनते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं इस हाइड्रोजन को सिलेक्ट करता हूं, इसको रिप्लेस कर देता हूं Z के साथ। कार्बन एटम वाले पहले को मैंने रिप्लेस करा Z के साथ, तो मेरे पास ऐसा कुछ बना। ये देखिए दूसरी कंडीशन में इस हाइड्रोजन को ले लेता हूं, इसको फिर रिप्लेस करता हूं, तो ऐसा कुछ बना। तो इस केस में आप क्या देखते हैं, यहां से आपको कितने सिग्नल मिलेंगे कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों आप यहां से देखेगा कि ये एक दूसरे के कौन से स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। आप यहां से मिरर इमेज जब देखेंगे, देखिए आप यहां से जब मिरर इमेज देखने की कोशिश करते हैं इसकी, तो यहां पाते क्या हैं कि ये मिरर इमेज नहीं बन रही दोस्तों। क्योंकि मिरर इमेज में क्या होगा, Z के साथ तो Z आ गया, लेकिन क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन नहीं आया ना, यहाँ तो हाइड्रोजन आया। तो जब ये मिरर इमेज नहीं बनते, इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो ये हमें नाम देते हैं किस चीज का, डायास्टीरियोटॉपिक का। और जो डायास्टीरियोटॉपिक होते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। उनको हम बोलते हैं दोस्तों कि इनके अलग अलग सिग्नल आएंगे, यानी कि एक सिग्नल इसकी वजह से, एक सिग्नल इसकी वजह से, और यानी कि एक सिग्नल इसकी वजह से। ये तो था ही अलग, मेन मुद्दा इनका था, ये भी अलग था, इसका भी मेन मुद्दा था, लेकिन इनकी बात थी
तो इनको ऐसे भी देख सकते थे कि इसके बराबर में एक क्लोरीन है, इसके बराबर में एक क्लोरीन है। इसको देखना चाहते तो यहां देख पाते कि इसके बराबर में तो हाइड्रोजन है और यहां क्लोरीन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वाली जो टेक्निक है वो गलत हो जाती है किसी किसी केस में। आपको क्या है कि कई बार स्टीरियो केमिस्ट्री की ज्यादा नॉलेज न हो पाने के कारण आप फिशर में, न्यूमैन में, इसके अंदर जो है आप होवर्थ जो आपको प्रोजेक्शन दिए जाते हैं उनको आप एक दूसरे के अंदर तब्दील नहीं कर पाते। आप डायरेक्ट दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको रिप्लेस करके और फिर आइसोमेरिज्म चेक करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये केस में डायरेक्ट हो जाता, लेकिन अगर यही आपको ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में दे दिया जाता या साहॉर्स की कंडीशन में दे दिया जाता तो वहां से फिर आपको गड़बड़ हो जाती, आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। आपको एक और एग्जांपल दिया गया, देखिए आपको एग्जांपल दिया गया है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का। तो देखिए यानी कि पहली और दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या है कि ये 4 सिग्नल लेंगे, तो यहां से आपकी बात हो गई, ठीक है। 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन यहां से आपको बताया कि 4 सिग्नल। आपके बाद ये है, देखिए इसका अंदर देखते हैं। अब ये क्या है कि ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास 2 हाइड्रोजन है। सेम कौन सा केस, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का। ये आपके पास ऐसा दिया गया है, लेकिन मैं इसको यही ऐसा लिख देता, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता CH3 CHCl और CH2Cl, तो आप क्या कर पाते। ये आपको मैंने दोबारा यही समझाने के लिए बताया कि अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख देता तो आप क्या करते, आप तो देखते कि एक सिग्नल इसकी वजह से मिलेगा और एक इस हाइड्रोजन की वजह से मिलेगा और 2 इसकी वजह से मिल जाएंगे, तो आप क्या लिखते कि 3 सिग्नल। लेकिन वास्तव में दोस्तों सिग्नल कितने हैं, 4। यही स्ट्रक्चर है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने तो उसके बारीकी को जांच करनी है। आप देखना है, इसको इलेबोरेट करेंगे तो देखिए एक साइड में हाइड्रोजन आएगा, एक साइड में क्लोरीन, मैंने वहां लिखा नीचे से, उसके बाद CH2, 2 CH2। अब अगर आप सोचते, अगर आप उसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखते वैसे ही, तो आप इसको CH2 को कंबाइन करते, आप मानते कि एक सिग्नल आएगा। लेकिन केमिकल एनवायरनमेंट यही तो बताता है कि जैसा हम मानते हैं वैसा नहीं है। हम मानते हैं कि प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन उनके केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से उनका नेचर बदल चुका है और अब पोजीशन जो है वो पहले वाली नहीं रही, एक अलग सिग्नल हमें उनका मिलने वाला है। यही तो हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिखा है। अब इस तरह के एग्जांपल में आप कैसे सिग्नल निकालेंगे, देखिएगा। ये मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन बनाया है, साइक्लोप्रोपेन है आपके पास, इसके अंदर अलग अलग पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट करे गए। देखिए पीछे वाले के ऊपर CH3 है, नीचे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। आप क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे, इसका स्ट्रक्चर सिग्नल निकालने का कोशिश कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सिग्नल कैसे निकालेंगे। आप यहां से देखिए, ये हाइड्रोजन आप पकड़ते हैं और ये हाइड्रोजन, आपको क्या मिलने लगेगा कि एक जैसे हैं, ऊपर भी नीचे भी। ये आप दोनों इनको देख लीजिए, पहले आपको क्या लगेगा कि दोनों हाइड्रोजन हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। देखिए केमिकल एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। आप इसके पास में देखिए CH3 है, लेकिन इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। इनका केमिकल नेचर अलग अलग है, तो यानी कि ये और ये अलग अलग है। इसकी बात करते हैं, इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है। यानी कि एक बात तो ये है कि ये और ये जो है ना, ये दोनों का नेचर एक जैसा है। इसको भी A नाम दे देते हैं, इसको भी A नाम दे देते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। दूसरा देखिए इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। इस हाइड्रोजन के पास इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, लेकिन ऊपर हाइड्रोजन न हो पाने के कारण ऊपर तो CH3 है, तो इसको B नाम दे देते हैं, इसका अलग सिग्नल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इस हाइड्रोजन की बात करते तो नीचे हाइड्रोजन है और साइड में CH3 है। इस हाइड्रोजन की बात करते तो नीचे हाइड्रोजन है, CH3, यानी कि ये दोनों जो हैं ये भी एक जैसे हैं। इसको C का नाम दे देता हूं और बचा 4th, ये तो अलग है, ये D, यानी कि 4 जो सिग्नल है मुझे यहां से देखने को मिलेंगे। शायद आपको बात समझ में आई होगी। लास्ट एग्जांपल देखिए आज की क्लास का, आपको देखेंगे कि CH हाइड्रोजन की बात करते, देखिए यहां CH3 कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होगा, यहां से तो एक आपको मिल ही जाएगा। मुद्दा आता है इन दोनों का। इन दोनों के केस में आपको क्या लगेगा कि कार्बन के साथ इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, आप इसको केमिकली इक्विवेलेंट मान लेंगे, लेकिन वास्तव में ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं होते। इसके पास जब जाते हैं तो यहाँ CH3 है, लेकिन इसके पास जब जाते हैं तो यहाँ क्लोरीन है। तो एक सिग्नल इसकी वजह से आता है, एक सिग्नल इसकी वजह से आता है, एक सिग्नल इसकी वजह से आता है। यहाँ से आपको 3 सिग्नल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमने बात करी हमारी
केमिकली इक्विवेलेंट और नॉन केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन की वजह से हमें कितने सिग्नल मिल रहे हैं। अब आगे देखेंगे कि सिग्नल तो मिले तो किस पोजीशन पर मिलेंगे और उस सिग्नल से क्या जानकारी हम जुटा पाएंगे, वो बात करेंगे हम आने वाली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।